आज का हमारा जो विषय है वो है बाढ़। कि जैसे अभी हिमाचल में बादल फटे, ज़्यादा बारिश आई, बारिश ज़्यादा आने से अननेचुरल रेन आई, उससे ज़्यादा आने से पानी ज़्यादा आया, पानी का फ्लो बढ़ा और उसके कारण नदियों नालों में बाढ़ आई। कई हर इलाके प्रभावित हुए, ये नहीं कि पठानकोट प्रभावित हुआ। मैं तो थैंक्स करूँगा उन लोगों का, सल्यूट टू ऑल दोज पर्सन्स जो जाकर तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। हमारे सिंगर्स, हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं जो इसकी मतलब बड़े बड़े क्या जीवन हमारे पठानकोट की जो स्वयं सेवाएं संस्थाएं हैं जिन्होंने मतलब पूरे तन मन धन से वहाँ जाके सेवा की। एक बात बताइए मिनाज जी, ये जो बाढ़ आई जी, इसके अंदर बाढ़ हमने कभी पहले सुना नहीं था, आज से 15-20 साल पहले कि बादल फट गया, कभी इट इज़ वेरी रेयर। जब नेचुरल डिजास्टर है यू कांट स्टॉप इट, बट ये तो है कि हम लड़ने के लिए तैयार तो हो सकते हैं कि कुछ हमारी कमियां तो ना हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ खुराना जी कि हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसके जो नुकसान है, इसकी जो डीमेरिट्स हैं, हम उनको कम तो कर सकते हैं। जो 25 में नुकसान हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा है। 100 के हिसाब से जो है, हज़ारों के हिसाब से गांव जो है 6-6 फुट पानी में डूबे हुए पड़े। ये जब बादल भारी हो जाता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब वो उत्तराखंड और हिमालयन रीजन से टकराता है बादल तो एकदम टनों के हिसाब से पानी एक ही जगह गिर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि जो माधोपुर हेडवर्क्स था वो उसका गेट खुले ही नहीं। अगर फौज इंटरवीन करके उनको ना खोलती ना तोड़ती तो जो है सुजानपुर और ये कंडी के इलाके थे ये भी हमारे जो बच गए हैं वो भी डूब जाने थे। इनको पैसा तो आता है ना मेंटेनेंस करने का। मेंटेनेंस का पैसा इनको राजस्थान गवर्नमेंट भी देती है। अच्छा। पठानकोट में जो एमबी लिंक में पानी छोड़ा जाता है ये राजस्थान को पानी जाता है रावी में से, तो उसका पैसा आज तक को जो है ना इन्होंने ऐसे ही उसको विड्रॉ किया, क्या किया वो तो आरटीआई एमबी लिंक में तो डीसिल्टिंग का काम भी चलता रहा। एमबी लिंक में जो डीसिल्टिंग हुई है वो सिर्फ जो है उसमें से पत्थर और गिट्टी उठाई गई है जो क्रशर वालों के काम आने वाली चीज़ है। जो एक्चुअल में गाद और उसमें मलबा था फ्लड गेट्स के आगे वो आज भी एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो गेट ही नहीं खुले, उनको तोड़ना पड़ा। जो हमारी तहसील और कोर्ट कम्प्लेक्स था उनमें भी 3 दिन पानी खड़ा रहा है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो वाटर चैनल्स हैं जैसे नहरें हैं छोटे, जो एमबी लिंक है जैसे नहर, इनकी भी टाइम टू टाइम जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि जब इमरजेंसी के टाइम हमें कहीं पानी छोड़ना भी पड़ता है तो वो साइडों की आबादियों को अफेक्ट ना करें। उनकी टाइम टू टाइम गेट तो रिपेयर होना ही चाहिए, फ्लड गेट, वो भी उनकी भी साफ़ सफाई जो है टाइम पे होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनिल खुराना आप सबका स्वागत करता हूं AMI न्यूज़ में। सबसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये आज का हमारा जो विषय है वो है बाढ़, फ्लड। बाढ़ आने का कारण तो कोई नहीं होता, दिस इज़ ए नेचुरल डिज़ास्टर। और कई बार क्या है कि जब बाढ़ आती है नेचुरल डिज़ास्टर के अलावा कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स भी हैं, जो मैन मेड गलतियां भी हैं हम लोगों की या सिस्टम की, जिनके कारण बाढ़ से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे बाढ़ के ऊपर कि जैसे अभी हिमाचल में बादल फटे, ज़्यादा बारिश आई, बारिश ज़्यादा आने से अननेचुरल रेन आई, उससे ज़्यादा आने से पानी ज़्यादा आया, पानी का फ्लो बढ़ा और उसके कारण नदियों नालों में बाढ़ आई। कई हर इलाके प्रभावित हुए, ये नहीं कि पठानकोट प्रभावित हुआ, बट हर इलाका प्रभावित हुआ। और मैं तो थैंक्स करूँगा उन लोगों का,
सल्यूट टू ऑल दोज पर्सन्स जो जाकर तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। हमारे सिंगर्स, हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं जो इसकी मतलब बड़े बड़े क्या जीवन हमारे पठानकोट की जो स्वयं सेवाएं संस्थाएं हैं जिन्होंने मतलब पूरे तन मन धन से वहाँ जाके सेवा की, लोगों को खाना पहुँचाया, जो जिस तरह की हेल्प थी, गद्दे भेजे गए, गद्दे दिए, बेड दिए। पर सब कुछ देने के बावजूद भी एक बात तो पक्की है कि उन लोगों को दोबारा अपनी सिचुएशन, पुरानी सिचुएशन में आने में टाइम तो लगेगा। लोगों ने ट्रैक्टर्स भी दिए, लोगों ने कई कुछ दिया, दिल खोल के, इवन NRIs ने बहुत कुछ भेजा। तो मैं AMI न्यूज़ की तरफ से उन सब लोगों का, सब संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए इतना कुछ किया। ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम। अब बात करते हैं कि इस बाढ़ को आने में, ये बाढ़ जो आई या ये जो फ्लड्स आए, तो क्या क्या कारण रहे, क्या बाढ़ आती कैसे है, बादल फटता कैसे है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र मिन्हास जी जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं। सुरेंद्र मिन्हास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार खुराना जी, धन्यवाद। एक बात बताइए मिन्हास जी, ये जो बाढ़ आई जी, इसके अंदर बाढ़ हमने कभी पहले सुना नहीं था, आज से 15-20 साल पहले, कि बादल फट गया। कभी, इट इज़ वेरी रेयर। अब बादल फटना तो ऐसे आम बात होगी, बादल फट गया, भूस्खलन हो गया, रास्ते बंद हो गए। रास्ते पहले भी बंद होते थे, बट जितनी स्पीड से और जिस तरह से इस बार हमने आसपास देखा है, ऐसा मंजर 1988 में देखने को मिला था। अपने सिस्टम को ऐसा नहीं कर पाए कि ख़त्म, तो हम इसको रोक नहीं सकते। जब नेचुरल डिज़ास्टर है, यू कांट स्टॉप इट, बट ये तो है कि हम लड़ने के लिए तैयार तो हो सकते हैं कि कुछ हमारी कमियां तो ना हो जिसके कारण कि नुकसान ज़्यादा हो सके। तो इसमें आप क्या बताएंगे, हमारे को बताना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ खुराना जी कि हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसके जो नुकसान है, इसकी जो डीमेरिट्स हैं, हम उनको कम तो कर सकते हैं। वो इसके दो फैक्टर हैं। बाढ़ बार बार आने के, 88 में भी आई थी, इसी तरह की बाढ़ आई थी, 2023 में भी आई थी, पर 23 में भी आई, थोड़ी बहुत 11-12 में भी थोड़ी बहुत आई है। लेकिन जो 25 में नुकसान हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा है। 100 के हिसाब से जो है, हज़ारों के हिसाब से गांव जो है 6-6 फुट पानी में डूबे हुए पड़े हैं, आज भी डूबे हुए हैं। हाँ जी। बाढ़ आने के दो फैक्टर हैं जी। एक तो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है कि जो इंसान द्वारा क्रिएट किया गया, पैदा किया गया फैक्टर है। एक नेचुरल फैक्टर है जो कुदरती है। कुदरती में जो दो तरह के फैक्टर हैं। एक तो जो गर्मियों और बरसात के मौसम में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं, जो अपने साथ पानी कैरी करके लाती हैं उत्तर भारत की तरफ, वो तो रूटीन में आती हैं। वो रूटीन में आती हैं, उससे फसलों को फ़ायदा होता है, या हमारे फॉरेस्ट्स को, या फॉरेस्टेशन को, या बाकी वाटर लेवल को मेंटेन करने में वो काम फ़ायदेमंद है। लेकिन जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये भी एक तरह की मौसमी प्रणाली है। ये भूमध्य सागर या सेंट्रल एशिया की तरफ से ये भी उत्तर भारत की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो ये ज़्यादातर करती हैं सर्दियों में। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो हवाएं हैं, ये ज़्यादातर सर्दियों में हमारी तरफ, इंडिया की तरफ ट्रैवल करती हैं। इस बार इन्होंने जो ये हवाएं हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये गर्मियों और इस बरसात के मौसम में इन्होंने यहाँ हमारी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। उधर से जो हमारी अरब सागर वाली थी, वो उनके साथ ये जो जब कोलैप्स हुई हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मतलब नेचुरल से ज़्यादा बारिश, अननेचुरल जो है बारिश जो ज़्यादा आनी शुरू हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आना शुरू हो गई। ये जब बादल भारी हो जाता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब वो उत्तराखंड और हिमालयन रीजन से टकराता है बादल, तो एकदम टनों के हिसाब से पानी एक ही जगह गिर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। बादल फटना उसको बोलते हैं। तो इसमें भी नुकसान उस जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे जो स्लोप है, जो वैली की स्लोप है, जो घाटी की स्लोप है, वो 90 डिग्री जहाँ पे होगी, वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा भूस्खलन होगा, या जंगलों के ऊपर पानी गिरेगा, वो भी बह जाएंगे, हमारी वनस्पति का भी नुकसान होगा। दूसरा जो नुकसान है वो
ये इसकी वजह से ज़्यादा होता है। दूसरा नुकसान है जो मैन मेड नुकसान है। तो मैन मेड नुकसान में पहला हम गिनते हैं अनऑथराइज्ड या इर्रेगुलर जो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है बिना साइंटिफिक तरीके के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टाउन प्लानिंग के हम जहाँ दिल करता है वहाँ पेड़ चार काटते हैं और अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। हिमाचल में जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस हैं आपने देखा ही उनका क्या हाल है। तो ये भी एक मतलब कि मेजर कारण है जो इसका भूस्खलन का और ग्लोबल वार्मिंग का और अननेचुरल क्लाउड बर्स्ट का और जो है फ्लड का। तो दूसरा कारण जो है ये इलीगल एनक्रोचमेंट है इन द फ्लड प्लेन एरियाज। जैसे फ्लड प्लेन एरियाज कौन से होते हैं? फ्लड प्लेन एरियाज होते हैं कि जैसे कोई दरिया बह रहा है, जैसे रावी का हम एग्जांपल दे दें। रावी अगर 100-150 फुट चौड़ाई में बहती जा रही है नेचुरल तरीके से, वो तो नॉर्मल मानसून में बह रही है, उसने अपने बैंक्स को या साइडों पे जो बसी हुई आबादी है उसको छेड़ना नहीं है, जा रही है साथ में नेबरिंग कंट्री में एंटर कर रही है, चलो चलेगी। इसके साथ लगते कुछ खाली एरियाज़ होते हैं जिसको हम जो रेवेन्यू की भाषा में गैर मुमकिन दरिया भी बोल देते हैं। गैर मुमकिन दरिया वो लैंड है जो नदी के मेन स्ट्रीम के दोनों साइड पे खाली छोड़ी गई लैंड। हम ये बोलेंगे जैसे नेशनल हाईवे बनती है जी, उसके साथ 100-200 फुट जो हाँ सड़क इसलिए छोड़ी जाती है कि चाहे वो ग्रीन एरिया करने के लिए छोड़ी गई हो, चाहे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए छोड़ी गई हो। ज़्यादातर वो एक पैदल चलने के लिए या आपकी बात ठीक है, ग्रीनरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एक फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो उसी जो तरह से मतलब दरिया भी जो है वो नॉर्मल कोर्स में बह रहा है, हाँ जी, उसके साथ जो गैर मुमकिन दरिया है, कल को पानी ज़्यादा आता है तो वो गैर मुमकिन दरिया उसको कवर अप कर जाए। यस, वो किनारों पे बसी हुई आबादी या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करता या उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। हमने क्या किया है, इंसान ने क्या किया है कि जितनी भी गैर मुमकिन दरिया की ज़मीनें हैं यहाँ तो उस वहाँ पर कुछ खाना बदोश गुजर बकर वालों ने अपनी इलीगल कॉलोनियाँ बना ली हैं, माल महकमे ने उनके नाम पे गिरदावरियाँ कर दी हैं, वो भी एक जांच का विषय है। दूसरा, अगर किसी की वहाँ मालकी भी बोलती है तो गैर मुमकिन दरिया जिस फ़र्द पे या जिस रेवेन्यू एंट्री पे लिख दिया जाता है वो वहाँ पे ना बिल्डिंग बना सकता है, बेशक वो मालिक हो, ना उसमें कोई खेतीबाड़ी कर सकता है, ना वहाँ पे वो प्लांटेशन कर सकता है, ना कोई और एक्टिविटी कर सकता है। वो वहाँ पे माइनिंग भी नहीं कर सकता, बेच सकता है, नहीं बेच भी नहीं सकता। अच्छा, वो उसके बच्चों के एंसेस्ट्रली चलती रहेगी, लेकिन वो किसी को सबलेट या बेच भी नहीं सकता, क्योंकि वो जो है एमरजेंसी के लिए वाटर कोर्स को फ्लड को रोकने के लिए वो एक तरह का प्रोविज़न है सरकार की तरफ से, और कुदरत की तरफ से तो है ही है। कुदरत तो अपना रास्ता बना ही लेगी, अगर इंसान जो है नहीं मानेगा तो कुदरत उसका इलाज ढूंढ ही लेगी कोई ना कोई। तो वो आप अगर यहाँ जो पठानकोट से लगता आगे कथलौर वाला ब्रिज है, रावी दरिया के ऊपर बना है, आप कहीं वहाँ जाके देखिए, दरिया के बीच में जो मेन कोर्स है पानी का, जो मेन वाटर बॉडी का, वहाँ पे उन्होंने पॉपुलर के पेड़, सफ़ेदे के पेड़, इवन देन वो गन्ने की खेती है ना खूब भरपूर उन्होंने कर रखी है, जिससे क्या जो पीछे से फ्लड आया वो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी हुई, तो वो लेफ़्ट और राइट जो जहाँ जिस गांव में पानी को जगह मिली वो वहाँ एंटर कर गया। ये भी एक मेजर कारण था जो हमारे जो घनी आबादी में पानी घुसने का एक मेन कारण ये भी था। दूसरा कारण इलीगल माइनिंग तो तीसरा है ही है। इलीगल माइनिंग भी अनऑथराइज्ड साइंटिफिक तरीके से हो रही है। ये जो गैर मुमकिन दरिया हैं, ये लोग क्या करते हैं, आप कहते हो बेच नहीं सकते, ये लोग क्या करते हैं, एफिडेविट लेकर किसी भी क्रशर वाले को वो जगह दे देते हैं, तो वो वहाँ से एक्सट्रैक्शन करता है, हाँ जी, और माल निकालता है। तो ये भी तो एक इलीगल ही हुआ ना। हाँ, ये इलीगल माइनिंग, इसी को तो हम बार बार जो है प्रशासन की ध्यान में लाते रहते हैं कि ये इलीगल माइनिंग क्या है। यही है, क्योंकि वो जगह किसी DSR में नहीं है, किसी उसमें माइनिंग लीज उस पर हो नहीं सकती अगर DSR में वो नहीं है। तो इन्होंने सोर्स जो लीगल है वो कहीं और का दिखा के
उसके कागजी खानापूर्ति करके जो रात को डिगिंग है उस गैर मुमकिन दरिया से और करते वैसे रहना। भी मेरे ख्याल से अगर डिगिंग अगर 1 मीटर की जाए हाँ जी, या 1.5 मीटर DSR अगर बन भी जाए तो उसकी भी तो लिमिट होती है ना, 1 साल में 1 मीटर करनी है। हाँ तो जी, वो इसलिए 1 मीटर इसलिए बोला जाता है कि अगले साल फ्लड आएगा या पानी आएगा तो रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी, हाँ जी। तो फिर 1 मीटर कर लेंगे अगले साल। जब हमने करनी 60-60 करनी, फुट है हाँ, तो उसकी yes, रिप्लेनिशमेंट कहाँ से होनी है? यस यस। जब माइन प्लान बनता है तो माइन प्लान में ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, उसमें सब कुछ बताया गया होता है कि इतनी आपने इसकी 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर जो भी एक्सपर्ट्स ने वो माइन प्लान बनाते हैं, इंजीनियर्स एनवायरमेंटलिस्ट, तो वो तब माइनिंग प्लान जो इम्प्लीमेंट होता है। तो गैर मुमकिन दरिया के ऊपर माइन प्लान बन नहीं सकता जो गाइडलाइन बोलती हैं। इस वजह से जो इलीगल माइनिंग है इसको रोकना टफ जॉब तो है, लेकिन सरकार के लिए सरकार के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। सरकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर रोकना हो, हाँ जी, सरकार सोच ले तो। सरकार अगर दूसरे देश में जाके टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती है तो ये इलीगल माइनिंग उसके रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो बिल्कुल तो। जी, इच्छा शक्ति की कमी है जो बार बार हम बोलते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से ये इलीगल काम नहीं रुक रहा है बार बार। तो एक अगला कारण है इसका डिफॉरेस्टेशन। जो पेड़ वो भी इलीगली काटे जाते हैं, उतने नए लगते नहीं हैं। अब पठानकोट से अमृतसर का 4 लेनिंग ही देख लो, जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के बड़े बड़े 200-200 साल 300-300 साल पुराने पेड़ थे, वो काट दिए गए हैं और नए पेड़ों के नाम पे सिर्फ फूलों के पौधे लगाए गए हैं। अच्छा मिनाजी, ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि पता है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ये रोड बनना है जी, तो जब तक वो रोड बने या उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हों, पेड़ पौधे लगाने का काम 3-4 साल पहले ही शुरू हो जाए। हालांकि ये नहीं है कि वो बड़े हो जाएंगे, बट तब तक बनने तक कुछ तो निकल आएंगे ना बाहर। ये तो जब डीपीआर बनती है उसमें प्रोविज़न होना चाहिए कि जब डीपीआर बनाने वाले इंजीनियर बैठते हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और एनवायरनमेंट के भी एक्सपर्ट्स को साथ में लेके डीपीआर बननी चाहिए कि उस पर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन जो होगी उस पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उस ध्यान में रख कर ही जो है डीपीआर बननी चाहिए। डीपीआर इसलिए नहीं बननी चाहिए कि हमने किस ठेकेदार को ठेका देना, किसको फ़ायदा पहुँचाना, कि फटाफट का बनाओ और अपने की चहेतों ठेकेदारों को दे दो, चाहे वो बाद में बैठ जाए टूट जाए, जो है वो बाद की बात है। ये कुछ जो है पॉइंट्स हैं ज़्यादा जो जिनकी वजह से बार बार ये फ्लड आता है। देखिए कुरानी जी, इसमें एक और मेजर कारण है जो फ्लड आने का, कि जो हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, डैम है, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो रंजीत सागर डैम, पौंग डैम, भाखड़ा नंगल डैम, और पठानकोट के पास है जो माधोपुर हेड वर्क्स, उनका जो रख रखाव है उसमें कहीं ना कहीं कोताही जो है फील्ड स्टाफ द्वारा बरती जाती है, जिसकी वजह से वो भी एक कारण है फ्लड आने का। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि जो माधोपुर हेड वर्क्स था वो उसका गेट खुले ही नहीं, अगर फ़ौज इंटरवीन करके उनको ना खोलती ना तोड़ती तो जो है सुजानपुर और ये कंडी के इलाके थे ये भी हमारे जो बच गए हैं वो भी डूब जाने थे। और एक इसमें और कारण है कि जो मॉनसून से पहले ही जो है हमारा जो वाटर लेवल है डैम में वो पूरा मैक्सिमम लेवल तक रहता है, जो कि नहीं रहना चाहिए। साथ साथ उसका फ़्लो जो है ज़रूरत के मुताबिक नहरों में छोड़े जाना चाहिए, ताकि जब मॉनसून के मौसम में, बरसातों के मौसम में जब मॉनसून स्ट्राइक करती है तो हैवी रेन आती है जो क्लाउड ब्रस्ट की वजह से या वैसे भी, तो वो उसको कोप अप कर पाए, मैनेज कर पाए। तो ये एक बड़ा मेजर कारण है। पिछले दिनों यहाँ एमबी लिंक में भी जो फ्लड गेट्स थे वो भी खुले ही नहीं, वो भी क्योंकि उनकी टाइम पे उनकी ग्रीसिंग या मेंटेनेंस होती नहीं है, वो भी खुले नहीं, वो भी तोड़ करके पानी का फ़्लो जो है निकाला गया, वरना तो साथ लगते 5-6 गांव हैं वो भी डूब जाने थे। बहुत बड़ी मुश्किल से उनका बचाव हुआ है। तो कुछ ऐसी भी जो चीज़ें हैं, इनको पैसा तो आता है ना मेंटेनेंस का पैसा इनको राजस्थान गवर्नमेंट भी देती है। अच्छा। पठानकोट में जो एमबी लिंक में पानी छोड़ा जाता है ये राजस्थान को पानी जाता है रावी में से, तो उसका पैसा आज तक को जो है ना इन्होंने ऐसे ही उसको विड्रा किया, क्या किया वो तो
RTI एमबी लिंक में तो डीसिल्टिंग का काम भी चलता रहा। एमबी लिंक में जो डीसिल्टिंग हुई है वो सिर्फ जो है उसमें से पत्थर और गिट्टी उठाई गई है, जो क्रशर वालों के काम आने वाली चीज़ है। जो एक्चुअल में गाद और उसमें मलबा था फ्लड गेट्स के आगे, वो आज भी एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो गेट ही नहीं खुले, उनको तोड़ना पड़ा। तो ये बात कोई सरकारी अफसर मानने को तैयार नहीं है। उसके साथ लगती है एक और छोटी नहर है जो हमारे पठानकोट की कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ है, जिसको हम फरीदा नगर फीडर बोलते हैं। वो फरीदा नगर फीडर की डीसिल्टिंग हुए, सफाई हुए 40 साल हो गए लगभग। उसमें कितने बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं और वो टूट गई 3 जगह से। वो बुड्ढा नगर की जो आबादी एरिया है वहाँ पानी गया, रघुनाथ कॉलोनी में उसका पानी गया, लाडो चक में उसका पानी गया, और जो गुजरों के जो मवेशी मरे या उनके घर टूटे, और जो है रघुनाथ कॉलोनी में इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, उनके घर में 4-4 फुट पानी था। बुड्ढा नगर जो कोर्ट के सामने जो आबादी वाला एरिया है उसमें भी पानी था। इवन दैन की जो हमारी तहसील और कोर्ट कम्प्लेक्स था उनमें भी 3 दिन पानी खड़ा रहा है। वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। लोग कहाँ धार दुनेरा से अपना काम कराने आते थे, वो पानी की फ्लड की वजह से वहाँ भी काम नहीं हुआ। तो कहने का भाव है कि ये सारी चीज़ें अगर कुदरती आपदा तो जो पड़ेगी लेकिन जो हमने खुद क्रिएट की हैं, जो हमने खुद मुसीबत मोल ली है, हम उसमें तो सुधार करें। तो ऐसे कोरोना। मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जब ये माधोपुर वाला जो लिंक है, जहाँ मैंने इसको लाइव भी किया था, जहाँ बहुत कुछ जो माधोपुर से जो डीसी रेजिडेंस को रोड जाती है, उसको मैं देख रहा था। उसको राजा रंजीत सिंह के टाइम पे बनाया गया था। वो वहाँ जो गेट लगे हुए हैं उस पर लिखा हुआ था 1918 जो भी लिखा हुआ था, मैंने दिखाया था अपनी स्टोरी में। मतलब अंग्रेज़ों के टाइम के वो गेट थे। वो जो हाँ 18वीं वो जो गेट है और वो जो पुल है वो बना हुआ था, बट उसके आसपास जो नया बना था वो सब कुछ बह गया। जो अभी बना था, जो हमारे इन लोगों ने बनाया था अंग्रेज़ों के बाद, आज़ादी के बाद, वो सब कुछ बह गया, बट वो इंटैक्ट था। इसका मतलब ये हुआ किसी हद तक ये भी है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ सो पुअर, अप टू द लेवल नहीं है। हाँ, तब इतनी मशीनरी थी नहीं खुराना जी। yes. तो सारा काम हाथ से लोग मजदूर करते थे। तब भी देखो कितनी मजबूत चीज़ें उन लोगों ने बनाई। चूना, सीमेंट भी नहीं था तब, सीमेंट तो अभी आया। yes. तो अगर वो इतनी बाढ़ की मार झेल के भी खड़े हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल तो है जिसकी वजह से ये सारी ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। और ये जो रिजर्वायर मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम है ये तो काफ़ी देर से है। इसके लिए एक फ्लड कुशन पॉलिसी जो है वो भी होनी चाहिए। फ्लड कुशन पॉलिसी इन आई मीन टू से इन अदर वर्ड्स कि एक लेवल है जो वाटर उसका रिजर्वायर का, डैम का, वो जो है एक मेंटेन करके रखना चाहिए। उसको सिर्फ यही नहीं कि हम उसको मानसून के टाइम पे ही पूरा खोल दें, उसको एक लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए कि वो नहीं। विनाश साहब, ये शायद मेरे ख्याल से, आई एम ए ले मैन, मुझे इसमें टेक्नैलिटीज़ का तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि शायद वो पानी को सेव इसलिए करते होंगे, पता नहीं इस बार मानसून आए ना आए, पता नहीं अच्छे पानी बारिश हो ना हो ऊपर, तो कहीं ये ना हो कि डैम ही सूख जाए। ऐसा नहीं है, वो पुरानी बातें हो गई हैं। अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हमें प्रीकास्ट जो है ना 95% ठीक बता देता है। और जो हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं वो सब कुछ उनको पहले पता लग जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। 100% ना सही, लेकिन 95-96% उनको पहले ही प्रिडिक्शन है कि ऐसा होना है। तो हम उसको एंड टाइम तक जो है रोक के रखने का कोई मतलब नहीं है। उसको मानसून से थोड़े दिन पहले उसको धीरे धीरे रिलीज़ करना चाहिए कि जो पिछले वाला फ्लड का पानी या क्लाउड ब्रस्ट का पानी आए उसको होल्ड करने की हमारे अंदर कैपेसिटी जो है रहे। ये था हमारा प्रोग्राम कि फ्लड्स के ऊपर, फ्लड्स के क्या कारण रहे, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ थी, चाहे वो मैन मेड गलतियाँ थी, कुछ भी रहा हो, ये उनके कारण जो हमारे को मिन्हाज साहब ने बताए। अब इसके बाद अब गवर्नमेंट को या हमारी सरकारें और हमारे अफसरों को क्या करना चाहिए, खैर हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे से वो ज़्यादा समझदार हैं और वो फॉलो भी करेंगे, चाहे वो फ्लड कुशन पॉलिसी हो या उसकी मेंटेनेंस बाय ट्रेंड इंजीनियर्स हो। मेंटेनेंस बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है।
तो ये सब चलना चाहिए, और ये नहीं कि जब फ्लड आए हैं तो उस टाइम गेट उठाने की कोशिश की जाए। गेट्स को मतलब प्रॉपर ग्रीसिंग एंड प्रॉपर सब कुछ उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो ये था हमारा मुद्दा फ्लड्स के ऊपर। और हमारी फिर एक बात खुराना जी, शायद बीच में से मिस हो गई है, जो वाटर चैनल्स हैं, जैसे नहरें हैं छोटे, जो ऑडी एमबी लिंक है जैसे नहर, इनकी भी टाइम टू टाइम जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए, ताकि जब इमरजेंसी के टाइम हमें कहीं पानी छोड़ना भी पड़ता है तो वो साइडों की आबादियों को अफेक्ट ना करें। उनकी टाइम टू टाइम, गेट तो रिपेयर होने ही चाहिए, फ्लड गेट, वो भी उनकी भी साफ़ सफाई जो है टाइम पे होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं हाजी ने बताया कि जितने भी एमबी लिंक या जैसी ऐसी छोटी नहरें हैं उनकी भी सफाई, जैसे कि सरने वाली नहर है जो कहते हैं जिसकी सफाई नहीं हुई, फरीदानगर फीडर, उसकी सफाई नहीं की, डी सिल्टिंग भी नहीं हुई, तो प्रॉपर टाइम पे डी सिल्टिंग। और डी सिल्टिंग का मतलब, डी सिल्टिंग मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ आरबीएम निकाल लो और वो डी सिल्टिंग है। डी सिल्टिंग मीन्स स्ट्रिक्टली डी सिल्टिंग होनी चाहिए, और जिससे कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको ऐसा संताप ना भोगना पड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आप सब ने हमारे इस प्रोग्राम को सुना। अपना प्यार उसी तरह से बरकरार रखिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes. क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।